बाबा को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष पर एक और बड़ा खुलासा। मैनपुरी आश्रम में सीक्रेट रूम का पता चला है। जी हां, सीक्रेट रूम था बाबा का। गुप्त कमरे में सिर्फ 7 लोगों को जाने की इजाजत थी। ये 7 लोग उसके सबसे बड़े राजदार माने जाते हैं और इन्हीं 7 लोगों को गुप्त कमरे में जाने की इजाजत थी। उन्हें गुप्त कमरे के बारे में पूरी जानकारी थी। तो बाबा का इसी मैनपुरी आश्रम में, जिसका ड्रोन वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे थे, मैनपुरी आश्रम में सीक्रेट रूम था और इस सीक्रेट रूम में सिर्फ और सिर्फ बाबा के बहुत नजदीकी 7 लोगों को ही जाने की इजाजत थी। तो एक रहस्यमयी दुनिया मैनपुरी के इस आश्रम में बाबा की नजर आती है रवि। बिल्कुल, और देखिए कई सारे सवाल न सिर्फ हमारे मन में बल्कि पूरे देश के लोगों के मन में है इस घटना के सामने आने के बाद, और बाबा को लेकर जो एक एक बातें परत दर परत सामने आ रही हैं। देश जानना चाहता है कि धर्म के नाम पर पाखंड की लीला दिखाने वाला ये बाबा कितना बड़ा फ्रॉड है। अब टीवी 9 एक और खुलासा करने जा रहा है और यह खुलासा बाबा के सीक्रेट रूम को लेकर है। वो खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं, वो तथ्य, वो सच्चाई हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, बाबा के आश्रम के एक कोने में सुख सुविधाओं से लैस एक गुप्त कमरा है। यहां सिर्फ 7 बेहद करीबी लोगों को जाने की इजाजत है। इन 7 लोगों में सेवादार और कुछ महिलाएं शामिल हैं। ये 7 लोग नारायण हरि साकार से शुरू से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनके अलावा इस सीक्रेट रूम में किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। जानकारी यह भी है कि बाबा 8 बजे के बाद इसी सीक्रेट रूम में रहता है। उसके बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलता है। तो सीक्रेट रूम में जो मूवमेंट है उसको लेकर जो जानकारी है वो भी बहुत सारे सवाल पैदा कर रही है। जितेंद्र भाटी हमारे साथ इस वक्त जुड़े। जितेंद्र, ये जो आश्रम का स्वरूप हम देख रहे हैं और इस तरह के सीक्रेट रूम, ये बड़ा टिपिकल मामला लग रहा है। हमने पहले भी ऐसे बाबाओं के केसेस देखे हैं जब उनके आश्रम में ऐसे गुप्त कमरे होते थे, कुछ खास लोग जाते थे, कुछ खास महिलाएं जाती थी। क्या वैसा ही कोई ऑपरेशनल पैटर्न इस बाबा के केस में दिखाई दे रहा है जैसे ये सीक्रेट रूम दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए ऐसे मामलों में हमने देखा है कि जब लोगों को प्रभावित करना होता है तो सबसे पहले उनकी बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है। ऐसे इल्यूजन्स पैदा किए जाते हैं। जैसे कि आपने बाबा कुछ वीडियो देखी, इसमें सुदर्शन चक्र पकड़े नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर वो खुद गरुड़ पर बैठा हुआ अपने आप को दिखा रहे हैं, कहीं पर बिजली पैदा की जाती है। तो इस तरह की इल्यूजन्स लोगों के ध्यान में लाए जाते हैं ताकि लोग उनकी बातों पर विश्वास करने लगे। और देखिए, कम से कम इस बाबा के मामले हमने बात देखी है कि मीडिया से बहुत दूरी बना के रखते थे और तकरीबन 24-25 साल इनको हो गए हैं और लगातार इनको देख रहे हैं कि मीडिया से दूरी बना के रखते हैं, साथ में बहुत सीक्रेसी रखते हैं। यानी कि आश्रम के अंदर कोई व्यक्ति जाता था तो उसे ना तो मोबाइल ले आने की इजाजत थी और ना ही मोबाइल से वो शूट कर सकता था। यानी बड़ी सीक्रेसी जो वो बनाई हुई थी। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिस जगह से बाबा ने अपना सफर शुरू किया था वो कासगंज का बहादुर नगर गांव है जहां पर आश्रम बना हुआ है। लेकिन जब बाबा को ऐसा संदेह हुआ कि उनके खिलाफ कोई लोग खड़े हो सकते हैं तो उन्होंने 2014 के बाद से वहां गए ही नहीं। मैनपुरी में उनका जो मेन अड्डा वो बना हुआ, उसमें भी ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं कि अंदर तक जाने की इजाजत नहीं है। केवल 7 ऐसे लोग हैं, 7 ऐसे सेवादार हैं जिन पर बाबा पूरा भरोसा करते हैं, वही अंदर तक जा सकते हैं और इस तरह की सीक्रेसी बनाई हुई है। तो कुल मिलाकर एक बाबा का जो निजी जीवन है उसको पूरी तरह ढक लिया गया है और उसी को ढकने के लिए तमाम जो इंतजाम किए हुए हैं, अलग अलग लेयर्स बनाई है। कल हमने कासगंज का आश्रम दिखाया था कि किस तरीके से उसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। यानी कि बाबा ने अपने रहस्य को बरकरार रखने के लिए तमाम ऐसे तरीके अपनाए हुए थे और वही जो हमने पैटर्न बाकी चीज़ों में देखा है वो यहाँ भी देखा है। हालांकि कुछ बाबा मीडिया में खुलकर आते हैं, लेकिन इस बाबा ने तो मीडिया से पूरी तरह दूरी बना रखी थी और शायद यही वजह है कि अभी तक ये इस तरह के जो आयोजन करते थे जिसमें लापरवाही पहले भी हुई होंगी लेकिन वह नजरों से दूर थी। लेकिन हादसा बहुत बड़ा हुआ तो उसके बाद इनकी कलाई खुल गई। बिल्कुल, कलाई खुल गई और अब खुलती ही जा रही है। हमारे साथ इस पैनल में आज ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि 3 फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स जो यूपी जैसे सूबे के डीजीपी रहे हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एमसी द्विवेदी जी, मैं अब आपके पास आऊंगा। जितनी भी जानकारी अब तक इस बाबा के बारे में सामने आई है उसको देखकर और पुलिस के मौजूदा रवैये को देखकर आपको क्या नजर आता है? कौन कौन से वो नियम कायदे हैं, कौन कौन सी वो एसओपीज हैं जिनका पालन होते हुए नहीं आप देख रहे हैं इस केस में? देखिए, इस केस के अलावा आज आवश्यक यह है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ओवरऑल स्टेप्स लिए जाने चाहिए। दुर्भाग्यवश धार्मिक आयोजनों में कभी भी आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई,
चाहे वो धार्मिक कारण से हो, चाहे इस भय से कि पब्लिक भड़क न जाए, तो ये कार्रवाई न तो मौके पर हो पाती है, न बाद में आयोजकों के खिलाफ। जितने आप उदाहरण देख लीजिए पुराने, तो सबसे पहले आवश्यक ये है कि हमारे पास एक स्पष्ट कानून होना चाहिए जिसमें कि ये हो कि आयोजकों की क्या क्या जिम्मेदारी होगी, चाहे वो धार्मिक हो, पारंपरिक हो, पारिवारिक, कोई इस तरह के आयोजन करते हैं जिसमें बड़ी भीड़ 8-10 हज़ार से ज़्यादा की इकट्ठी हो जाती है और जहाँ संभावना है किसी ऐसी घटना की, तो क्या होगी। दूसरा, जब ऐसी सूचना मिलती है कि ऐसा आयोजन कोई करने जा रहा है, उसकी परमिशन लेने आता है, तो क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो क्या क्या करे, उसे करना है, मौके पर क्या देखना है, भीड़ कहाँ से निकलेगी, कहाँ से आएगी, कहाँ से जाएगी, ये सब प्रबंध उसको देखना चाहिए। देखने के लिए इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनना चाहिए जो नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। केवल ये होता है घटना आई हुई, उन्होंने कहा 80,000 आएंगे, इंस्पेक्टर को लिख दिया, CO को लिख दिया, कुछ लोग चले गए और जानते हैं कि सामान्यतः कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सर सवाल यहाँ पर यही है, तीसरा ये है कि हमें जनसामान्य जी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए सर। मैं ये कह रहा था जनसामान्य को भी ये अवगत कराना चाहिए हम लोगों को, प्रेस को भी और सबको। ठीक है।